हेलो कॉम्पिटिटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 4 मई 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि पहला इसके जो न्यूज़ का हेडलाइंस हम लोग पढ़ लेते हैं कि आज ये हम लोग न्यूज़ पढ़ेंगे और इसका करंट अफेयर का मतलब नोट्स बनाएंगे। ठीक है, या नोट्स पे काम करेंगे और आपको एनालाइज करेंगे। ओके, तो देखिए पहला जो हमारा न्यूज़ रहेगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। देखिए पहला जो न्यूज़ रहेगा हमारा, नेपाल राइजेज लिपू लेक इशूज़। ठीक है, ये देखिए नेपाल जो है ना कि कहीं न कहीं लिपू लेक जो है और लिम्पुआ धारा जो काला पानी वाला जो मुद्दा है, वो फिर से एक बार उठा रहा है। इसी पे इंडिया का कहना है कि इंडिया सेज नो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, यानी मतलब भारत द्वारा कहा जा रहा है कि कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नेपाल के पास नहीं है। तो हम लोग समझेंगे कि क्या है नेपाल का लिपू लेक वाला विवाद है, जो हम लोग समझेंगे और क्या हुआ था। और इसी के साथ हम लोग नेपाल और आज भारत के बीच का संबंध हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आईआर का भी मुद्दा बनता है और प्लस में लिपू लेक विवाद जो है ये हम लोग समझेंगे कि जो दर्रा है लिपू लेक है यहाँ पे। ठीक है, जो आपका मानसरोवर यात्रा, देखिए मानसरोवर यात्रा को मैं डिफाइन नहीं कर पाया हूँ, मैं कल आपको कर दूंगा या एक छोटा सा वीडियो बनाकर मानसरोवर यात्रा क्या होता है वो उसके बारे में मैं बताऊंगा। ओके, चलिए दूसरे मुद्दा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए दूसरा न्यूज़ जो हमारा रहेगा, गवर्नमेंट ऑन मेजर डिप्लोमेटिक आउटरीच इन मई। ठीक है, या मतलब बोल रहा है कि गवर्नमेंट द्वारा जो मेजर जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है ना उसको क्या है बैठक हुआ है अभी, जिसमें आपका जो भी राजदूत होते हैं ना, जो राजदूत होते हैं वो सभी देशों के जो राजदूत हैं वो मतलब बुलाए गए हैं और एक बैठक हुआ है जिसमें आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे कौन है, एस जयशंकर, और मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके बीच बैठक हुआ है। तो उसमें कुछ बातें हुई है, क्या है बातें, किस बात को लेकर इस चर्चा मतलब हुई है। और जो दौरा है अभी या प्रधानमंत्री का भारत का दौरा है अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे, तो उसके लिए बैठकें हुई है कि किस चीज़ पे जोर दिया जाएगा, किसको विकास डेवलपमेंट और क्या हमारा डिप्लोमेसी रहेगा। ओके, इसी के तहत हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी पढ़ेंगे, क्वाड पढ़ेंगे, IORA पढ़ेंगे। देखिए ये जो है ना ये न्यूज़ जो है आपको देखिए बहुत टाइम लग जाता है हमें बनाने में, ऐसा नहीं है कि लगे हैं हमें बनाने में और आप लोग इसको कोई महत्व नहीं देते। देखिए हर किसी टीचर का पढ़ाने का अलग तरीका होता है। देखिए उनकी अलग अपनी स्ट्रैटेजी होगी, मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है। देखिए मेरा कहना है ना, मेरा जो है स्ट्रैटेजी आपको मैं बताता हूँ कि जो भी अगर न्यूज़ आता है उससे रिलेटेड जितनी हो सके वो आप मुद्दा में बता दें। ठीक है, तो जैसे एक्ट इस पॉलिसी का बात हुआ है, इसमें क्वाड का बात हुआ है, IORA का बात हुआ है, ब्रिक्स का बातें हुई है। तो देखिए ब्रिक्स तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार पढ़ा चुका, इसलिए ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था, इसलिए ब्रिक्स को मैं नहीं लगाया। लेकिन आपको क्वाड और एक्ट ईस्ट पॉलिसी IORA जो है ये एक साथ अगर आपको मिल रहा है इसी से रिलेटेड, तो आपको क्या दिक्कत है इसमें, और आपके लिए क्या है बेनिफिट हो जाता है। लेकिन आप लोग इसका कोई वैल्यू दे नहीं रहे हैं, जैसा मुझे लग रहा है कि वैल्यू आप लोग दे नहीं रहे। देखिए यार मेरे ऊपर भी प्रेशर रहता है बहुत सारी चीज़ों का, तब भी मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लाता हूँ, लेकिन इस कंटेंट का कोई वैल्यू नहीं है। यही कोई बहुत बड़ा अगर प्लेटफॉर्म होता ना, उस पर अगर आपको पढ़ाया जाता तो आप लोग सारे लोग इसका तवज्जो देते, लेकिन छोटे प्लेटफॉर्म है अभी हमारा, तो उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप इस चीज़ को वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। ये आपकी कमियां हैं। चलिए मेरे द्वारा जो मेरा काम है वो तो मैं करूँगा। ठीक है, बाकी आप लोग जाने, आप लोग के एग्ज़ाम के लिए ही एग्ज़ाम पर्पज़ से आप देख लीजिए, क्या यूपीएससी में एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं पूछा गया है, क्वाड के बारे में नहीं पूछा गया है, IORA के बारे में नहीं पूछा गया है, लिपू लेक के बारे में नहीं पूछा गया है, क्या नहीं पूछा जाता है ये बताइए। जैसे डायबिटीज़ के बारे में नहीं पूछा जाता है। अब एक नया मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया है तो इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, पूछा ही जाएगा। ठीक है, ऑप्टो SR जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ये क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग इन सब चीज़ों का जो वैल्यू नहीं देते हैं, आप लोगों को लगता है कि चलिए ऐसे ही लाया गया है, पढ़ाया गया है, चलो छोड़ो। देखो भाई मेरा क्या है ना कि किसी चीज़ का मतलब तह तक जाना आपको पता होना चाहिए, चाहे वो यूपीएससी हो या आपका
बीपीएससी हो या जेपीएससी हो या आपका यूपीपीसीएस हो या आपका यूकेपीसीएस हो या आपका एमपीपीसीएस हो या आपका आरएसएस आरयूपीएससी, ठीक है, आरपीएससी हो, यानी जो भी पीएससी जो आता है यानी या यूपीएससी आता है, वो आपका अंदर तह तक जाकर पूछता है, ठीक है। इसलिए मैं इतना आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। और रही बात कि और भी एग्ज़ामों में जैसे एसएससी वाले भी बच्चे होंगे जो द हिंदू पढ़ते होंगे, बैंकिंग वाले भी पढ़ते होंगे, रेलवे वाले भी होंगे। लेकिन देखिए क्या है, आप लोग को भी तो यहाँ से मुद्दा मिलता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। अगर एक ही पूछा कि इसकी शुरुआत कब हुआ, क्वाड में कितने देश हैं, ठीक है, आईओए में क्या है, किसका कब ये गठन हुआ, तो क्या ये आपसे नहीं पूछा जाता है? पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा डिटेल में इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि हमें यूपीएससी पीएससी वाले जो है उनको यहाँ से क्या करना पड़ता है, आंसर राइटिंग लिखना पड़ता है, इनको समझ विकसित करने के लिए, ठीक है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग को मैं इतना जो करवाता हूँ, एमसीक्यू करवाता हूँ, हर मुद्दे का एमसीक्यू मैं लाता हूँ, आज भी लाया हूँ, हमेशा लाता हूँ। तो आप लोग इन सब चीज़ों को क्या है वैल्यू नहीं देते हैं। और मैं कई बार बोलता हूँ कि जो भी आप लोग अगर वीडियो को अगर शेयर करते तो हमारा 1000 जो है सब्सक्राइबर अब तक कंप्लीट हो जाता। और देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं सब्सक्राइबर का आपको बोल रहा हूँ, देखिए जब जब ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तभी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। इस चीज़ को समझिए आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, ना कमेंट करते हैं, कुछ पूछा जाता है तो कमेंट भी नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या है, थोड़ी बहुत तो डिमोटिवेट होते हैं भाई। तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। और आप ही लोग के लिए मैं बोलता हूँ, आप ही लोग का ये जो एग्ज़ाम के लिए मैं ये कंडक्ट करवाता हूँ, कंटेंट लाता हूँ, ठीक है। बहुत टाइम लग जाता है क्या, इतना मुद्दा आप लोग को बनाने में आसान है क्या? कि मतलब बन जाता है ईज़ी वे में, ठीक है। और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता ही लगता है, ठीक है। इसलिए आपको समय से नहीं पहुंच पाता है। एक तो हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करके आपको डालना पड़ता है, ठीक है। पहले क्लास को रिकॉर्ड करो, फिर उसको डालो, डालने में भी कई बार नेटवर्क का प्रॉब्लम इशू आ जाता है, ठीक है। कई बार होता है कि आप लोग ये भी नहीं सोच पाते हैं कि हाँ, हो सकता है कि अगर डाल रहे हैं, हो सकता है कि मैं कल ही का क्लास आप देखिए कि 36 मिनट कुछ सेकंड का हुआ। देखिए बीच में ही क्या हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब क्लास मेरा जो है रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया, ठीक है। और मैं क्लास पूरा लेते रहा। फिर से मुझे आज ये देखिए जो नीचे का 2 मुद्दा जो छूट गया था आपका, जो आपका देखिए एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट का जो कल मैं लगाया था, उसके बाद जो प्रसून जोशी अपॉइंटेड हुए हैं प्रसार भारती वाले चेयरमैन, तो उनके बारे में मुझे लगाना पड़ा है। मैं छोड़ता नहीं हूँ, जो भी आता है ना मैं छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। बीच में 2 दिन 3 दिन क्लास जो आपका 16 से 19 वाले जो क्लास थे वो कहीं न कहीं आपको साथ में मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है। आपको पता नहीं चल रहा होगा वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखिए थर्ड जो हमें मुद्दा है, देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वैल्यू दीजिए, आप लोग पढ़िए, जो पूछा जाता है वो कीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि पिछले जितने भी दिनों से मैं कर रहा हूँ, 2-3 या 4 महीने से जो भी मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जो भी जुड़े होंगे ना फर्स्ट क्लास से, आपको बहुत अच्छे नॉलेज आ गया होगा, ये मुझे पता है, ठीक है। और आपको यूपीएससी जो भी 2026 वाले जो देने वाले हैं प्री का पेपर, उनके लिए टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है सामने, ठीक है। और बीपीएससी का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। देखिए एक्चुअली जो है ना कि आपको एईडीओ का जो भी स्टूडेंट है बीपीएससी एईडीओ वाले, देखिए आप लोग का अब प्री प्लस मेंस होगा, ठीक है, प्री प्लस मेंस होगा। और मैं उस चीज़ में अभी क्या है कि जो भी चला रहा हूँ ना बीपीएससी वाले में, आप लोग जीएस का पेपर जो प्रीलिम्स होगा ना उसके लिए आप लोग वो करिए, ठीक है। देखिए जैसे बीपीएससी टीचर का है, आरटीई का है, जो पता है क्या कर दिया गया है, टीआर का, सॉरी आरटीए में बोल रहा, टीआरई का जो है ये पता है 0.4 का, वो फिर से उसका क्या है कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं डाला गया है, ठीक है। और उसका टाइम जो है और बढ़ा दिया गया है। तो वो देखिए जो आपके पास पेपर आ रहा है ना, जैसे बीपीएससी का आपका तो आएगा ही 72वीं बीपीएससी का, ठीक है, जैसे अभी 14वीं जीपीएससी का हुआ, उसी तरह आपका यूपीपीसीएस का आएगा, ठीक है। तो ये सब जो है ना पीएससी वगैरह ये हमेशा लाता रहता है। और बाकी जो एग्ज़ाम है उनका कोई गारंटी जल्दी नहीं रहता है। तो इस चीज़ के लिए मैं बताता हूँ कि आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। अब अगर मेंस लेता है बीपीएससी एडीओ में, हो सकता है कि आपको रिटन टेस्ट ले ले, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम ले ले, तो आपको क्या है, ठीक है, 100 ही नंबर का ले, लेकिन हो सकता है लेगा, ठीक है।
बच्चों को छाँटने के लिए हो सकता है फिर से फॉर्म बीपीसीआईडीओ का फॉर्म भराएगा, तो उसका कोई गारंटी नहीं है दोस्त। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मैं क्लास लेता हूँ प्लीज़ आप लोग पढ़िए, ठीक है। देखिए थर्ड जो हमारा रहेगा, गवर्नमेंट इशू गाइडलाइंस ऑन चाइल्डहुड डायबिटीज़ केयर। तो एक गाइडलाइंस जारी किया है, ठीक है, तो वो कौन सा गाइडलाइंस है वो हम लोग देखेंगे। इसी के तहत हम लोग डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ जो हमारा रहेगा कि मिशन दृष्टि, ठीक है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च हुआ है मिशन दृष्टि के तहत, ठीक है। तो मिशन दृष्टि क्या है, ओके, सॉरी। और ऑप्टो एसएआर जो है ये सैटेलाइट क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। फिफ्थ जो रहेगा, अंडमान सेट टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 2 days। तो अंडमान निकोबार जो है ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दायर किया है। तो वो कौन सा है वो हम लोग समझेंगे। उसी के बाद हम लोग समझेंगे अंडमान निकोबार का महत्व, समझ जाएंगे कि क्या हो है इनका महत्व। और आपका जो सिक्स्थ मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट विल हियर प्लीज अगेंस्ट वर्डिक्ट ऑन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑन मई 30। तो 13 मई को इसका सुनवाई करेगा। और प्रसून जोशी हमारे अपॉइंटेड हुए प्रसार भारती का चेयरमैन के रूप में। तो इतना मुद्दा पढ़ना है, 7th मुद्दा। और सारा का एमसीक्यू भी मैं करवाऊंगा। तो प्लीज़ जो भी है थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपको जो मतलब ये जो क्लास है ना, थोड़ा टाइम लीजिए और फिर पढ़िए, तब जाकर आप लोग कुछ डिसाइड कीजिए कि सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा तो टाइम दिया कीजिए यार। और मैं बोलता हूँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर मेरे पास आप आए हैं तो मिनिमम आपको 9 से 11 महीना आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर बोलता है कि 3 महीना में आइए और आप यूपीएससी निकाल के जाइए, वो झूठ बोलता है भाई। किसी से आप पूछ लो, बड़े टीचर हों या छोटे टीचर हों या जो भी, देखिए बड़ा छोटा टीचर नहीं होता है, पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। हाँ, इंस्टीट्यूट हो सकता है बड़ा, तो आप जाकर इंस्टीट्यूट में भी पूछ सकते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट या छोटे इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये सब चीज़ में आप पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं, नेपाल राइजेस लिपू लेक इशूज़, इंडिया सेज नो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। क्या है खबर, तो खबर क्या है ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए खबर ये है ना कि भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, ठीक है। देखिए ये जो आपको मैं नाम लगाया हूँ ना, यहाँ पे नाम लगाना मुझे कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन छोटे एग्जाम में हो सकता है कि आपको अभी विदेश सचिव कौन है तो ये ऐसा पूछा जाता है। तो विक्रम मिश्री, तो यहाँ से आपका 1 डे क्लास वाले का, एग्ज़ाम वाले का क्या है, उनका ये क्या है कि आपका एक क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। और मैं यही लगा कर लाऊँ कि भारत का विदेश सचिव कौन है, और फिर मैं विक्रम मिश्री बताऊं, फिर उसके बाद क्या हुआ वो मुद्दा बताऊं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अगर बताऊं तो आपको वही क्लास बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इस तरीके से जो मैं लाया हूँ, एक भाषा में लाया हूँ, वो हो सकता है आपको समझ। देखिए मैं भी वैसे लगा सकता हूँ, लेकिन ये हमें द हिंदू का एनालिसिस करना रहता है। ये नहीं कि आपको सिर्फ ये एग्ज़ाम मतलब एमसीक्यू करवा कर छोड़ देना होता है, ठीक है। देखिए क्या है, विक्रम मिश्री की नेपाल यात्रा से पहले नया विवाद सामने आया है। देखिए हमारे जो भारत के विदेश सचिव है ना, उनकी नेपाल यात्रा होने वाला है। कहाँ नेपाल यात्रा होने वाला है, उससे पहले ही नया विवाद सामने आ गया। क्या विवाद आया है कि नेपाल ने भारत और चीन दोनों के सामने लिपू लेक पास जो है, लिपू लेक दर्रा जो है, उनके रास्ते से होने वाली जो कैलाश मानसरोवर यात्रा, उस पर आपत्ति जताई है। किसने जताई है, नेपाल के द्वारा आपत्ति जताई गई है। नेपाल का कहना है कि जो काला पानी, ओलंपियाधुरा और लिपू लेक जो क्षेत्र है, उसकी संप्रभु सीमा किसका है, नेपाल का हिस्सा है, ठीक है। ये ऐसा नेपाल द्वारा कहा। वहीं तो इस पे क्या है, भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने जवाब में कहा कि नेपाल का दावा जो है, जो दावा ये कर रहा है कि काला पानी, लिम्पुआधिरा और लिपू लेक जो है उसका हिस्सा है, तो ये ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह यात्रा लंबे समय से इसी मार्ग से होता रहा। कौन सा यात्रा, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा। देखिए मैं ये नहीं लगा पाया, आपको मैं एक छोटा सा वीडियो में आपको डालकर ये मैं बता दूंगा, ठीक है। क्या है आगे देखते हैं, क्या बोला जा रहा है कि ये क्षेत्र है कहाँ, कहाँ है क्षेत्र, तो काला पानी और लिपू लेक जो है पास हिमालय क्षेत्र में भारत, नेपाल, चीन जो है तिब्बत के त्रि जंक्शन के पास स्थित है। ट्राई जंक्शन जो कहा जाता है,
ये एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो यहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे ट्राई जंक्शन पे ये स्थित है। ठीक है, कौन सा? काला पानी और लिपुलेख पास। काला पानी वर्तमान में भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जो क्षेत्र है ना, उसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। तो आपसे पूछा जाएगा काला पानी किस राज्य के समीप है, मतलब किस राज्य में आता है, तो उत्तराखंड में आता है। ठीक है, वहीं लिपुलेख पास जो है भारत और चीन जो तिब्बत का हिस्सा है के बीच एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है, जिसका उपयोग व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए होता है। ठीक है, इसके साथ जो लिम्पुआधीरा क्षेत्र है भी विवाद का हिस्सा माना जाता है। ओके, अब ये है कि इसका विवाद जो है ये अभी दर्शा रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। देखिए, इसका विवाद का जो शुरुआत हुआ है ना, इसकी जो जड़ है ट्रीटी ऑफ सुगौली, जो 1816 में हुआ था। तो आप लोग सुगौली की संधि, आप लोग जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पे पता होगा कि सुगौली की संधि पढ़ना होता है और आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो सुगौली की संधि कब हुआ? 1816 में। इस संधि के अनुसार क्या हुआ कि काली नदी, जिसको महाकाली भी बोला जाता है, वो नेपाल की पश्चिमी सीमा मानी गई। जो नेपाल है ना, नेपाल की ये पश्चिमी सीमा मानी गई। इसका इसका ये पूर्वी सीमा ये हो गया, ये पश्चिमी सीमा मानी गई। ठीक है, जो लेफ्ट में, तो ये जो है काली नदी को क्या है, नेपाल की पश्चिमी सीमा, ये जो नदी है ना, ये सीमा मान लिया गया। विवाद इस बात पर है कि काली नदी का वास्तविक उद्गम जो है, उद्गम कहाँ है, मतलब सोर्स कहाँ है, कहाँ से ये काली नदी का वास्तविक उद्गम हुआ है। और नेपाल का दावा है कि नेपाल कहता है कि इस नदी का जो स्रोत है ना, लिम्पुआधुरा है। ठीक है, अगर यह माना जाए तो काला पानी और लिपुलेख नेपाल में आते हैं। तो ऐसा ये नेपाल का कहा जा रहा है कि वास्तविक उद्गम कहाँ है, लिम्पुआधुरा जो है उससे है, और अगर ये होता है तो काला पानी और लिपुलेख नेपाल में आते हैं। इस पर भारत का क्या कहना है? तो देखिए, भारत अपना पक्ष जो रखता है कि भारत का कहना है कि नदी का उद्गम जो है काला पानी के पास है, इसलिए यह क्षेत्र भारत का हिस्सा माना जाता है। यही अलग अलग व्याख्या विवाद का मुख्य कारण बन गया है। तो आप एक सरल भाषा में ये समझिए कि क्या कह रहा है कि जो नेपाल द्वारा कहा जा रहा है ना, कि नेपाल द्वारा कि काली नदी का जो उद्गम है ना, वो कहाँ बोला जा रहा है, लिम्पुआधुरा। और भारत का कहना है कि नदी का जो उद्गम है ये काला पानी के पासी से है। तो इसलिए ये दोनों का कॉन्ट्राडिक्ट है। ठीक है, विरोधाभास है दोनों का व्याख्या में, इसलिए ये व्याख्या जो है विवाद का कारण बन रहा है। ठीक है, तो यहीं से ये विवाद स्टार्ट हुआ। ये मुद्दा जो है ना 2020 में बढ़ा था। क्यों? देखिए, भारत का नया राजनीतिक मानचित्र 2019 में ये क्या है, नेपाल के द्वारा दिखाया गया। भारत ने नया राजनीतिक मानचित्र जो है 2020 जारी किया था, और इसमें काला पानी को भारत का हिस्सा दिखाया गया था, ये भारत के द्वारा किया गया। वहीं लिपुलेख रोड जो 2020 का है, भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख तक सड़क बनाई। ठीक है, नेपाल ने इसका विरोध किया, तो ये मुद्दा बढ़ता गया। नेपाल का नया नक्शा जारी किया गया 2020 में। क्या कहा गया? नेपाल ने 2020 में नया आधिकारिक मानचित्र जारी किया, जिसमें काला पानी, लिपुलेख, लिम्पुआधुरा को इसने अपना हिस्सा दिखाया। ठीक है, किसने? नेपाल ने। तो ये मुद्दा का बढ़ता हुआ जो कारण दिखता है। ठीक है, और भारत के लिए क्या रणनीतिक महत्व है? तो देखिए, ये जो लिम्पुलेख और काला पानी और लिम्पुआधुरा जो है, ये क्यों महत्व है, रणनीतिक महत्व? तो देखिए, चीन फैक्टर, ये क्षेत्र जो है ना, चीन तिब्बत सीमा के पास है, इसलिए रक्षा दृष्टि से क्या है बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहीं दूसरा है कि कैलाश मानसरोवर रूट है, लिपुलेख दर्रा धार्मिक और सामरिक दोनों दृष्टि से यह अहम है। और वहीं आपका थर्ड जो है ब्रॉडर सर्विलांस, यानी जो है निगरानी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद जो भारत की यहाँ सामरिक उपस्थिति रही है, तो इसलिए ये रणनीतिक रूप से महत्व रहता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि इसका समाधान तो बताइए। ठीक है, कारण जान गए हैं, क्यों महत्व है, ठीक है, क्यों हुआ, कैसे, कौन क्या बोला, ठीक है, कौन सा संधि हुआ, ये सब हमारे पता चल गया। लेकिन जब कारण पता चल गया, विवाद क्यों हो रहा है, क्या हुआ,
इसका समाधान भी तो आप बताइएगा। तो देखिए यूपीएससी या पीएससी में ये पढ़ने के लिए समाधान भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए आपके लिए समाधान जो लगाया गया है क्या है कि पहला बोलिएगा कि द्विपक्षीय द्विपक्षीय वार्ता वार्ता होना चाहिए, यानी बायलैटरल डायलॉग होना चाहिए। भारत और नेपाल को फॉरेन सेक्रेटरी लेवल और ज्वाइंट बाउंड्री मैकेनिज्म के माध्यम से नियमित बातचीत जारी रखनी चाहिए। सीमा विवाद जो है का सबसे टिकाऊ समाधान कूटनीतिक संवाद से ही संभव होता है, ठीक है। दूसरा बताइएगा कि ऐतिहासिक दस्तावेजों की संयुक्त समीक्षा होना चाहिए। दोनों देशों का जो ट्रीटी ऑफ सुगौली है ना, पुराने नक्शे, राजस्व रिकॉर्ड और नदी के स्रोत से जुड़े ऐतिहासिक प्रमाणों को संयुक्त जांच करवानी चाहिए। वहीं थर्ड बोला जा रहा है तकनीकी सर्वेक्षण होना चाहिए। आधुनिक मैपिंग टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेजरी और ज्वाइंट सर्वे टीम के माध्यम से वास्तविक जो भू स्थिति का वैज्ञानिक आकलन है उसको किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप क्या बताइएगा, इसमें समाधान बताइएगा। आगे समाधान क्या बताइएगा चौथा, तो देखिए ये बोलिएगा कि राजनीतिक विश्वास का निर्माण भी होना चाहिए। उच्च स्तरीय यात्राएं करवाइए, रक्षा सहयोग बढ़ाइए, व्यापार कीजिए, सांस्कृतिक संबंध मजबूत कीजिए। इन सब करके आपसी ट्रस्ट को बढ़ाया जा सकता है। और पांचवा है पीपल टू पीपल रिलेशन। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है, सांस्कृतिक निकटता है और धार्मिक संबंध दोनों देशों के रिश्तों का क्या है ताकत है, और इन्हें विवाद से ऊपर रखना जरूरी है। वहीं चीन का जो फैक्टर है को संतुलित करने में भी ये सहायक है, तो इसलिए यह क्षेत्र चीन के सीमा के पास है। इसलिए भारत और नेपाल को रणनीतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं समाधान में। अब आइए कि भारत और नेपाल के बीच हम लोग संबंध समझते हैं कि क्या है भारत और नेपाल के बीच संबंध। तो देखिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर अगर देखा जाए तो बेडरॉक ऑफ रिलेशन पर देखा जाए तो क्या होता है, तो 1950 की शांति और मैत्री संधि एक हुआ था। यह संबंधों का मुख्य स्तंभ है जो दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के यहाँ संपत्ति खरीदने, व्यापार करने और रोजगार प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करती है। तो आप वहाँ भी संपत्ति खरीद सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ भी खरीद सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। रोजगार कर सकते हैं, ओके। और दूसरा है रोटी बेटी का भी हमारा रिश्ता है नेपाल से। खुली सीमा है, ओपन बॉर्डर के कारण दोनों देशों के बीच गहरे सामाजिक और पारिवारिक जो है संबंध भी होते हैं, विवाह भी होते हैं। और ये हमारा पूरे पुराना रीति रिवाज से भी चला जा रहा है। जैसे साझा विरासत, हिंदू और बौद्ध धर्म के साझा केंद्र हैं, जैसे पशुपतिनाथ और लुम्बिनी आपका सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करते हैं। तो ठीक है, लुम्बिनी भी नेपाल में है, पशुपतिनाथ भी आपका नेपाल में ही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं विरासत को साझा करता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा हमारा क्या है, इसका जो संबंध आर्थिक सहयोग का संबंध है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है व्यापार में। देखिए तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा भागीदार है और नेपाल के कुल माल व्यापार का लगभग 65% भारत के साथ ही होता है। तो 65% आप व्यापार जो है भारत के साथ ही नेपाल करता है। और वहीं एफडीआई यानी निवेश, नेपाल में कुल जो एफडीआई है यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है का लगभग 33% जो है हिस्सा भारत से ही आता है। यानी भारत वाले लोग ही वहाँ जाकर क्या है निवेश करते हैं नेपाल में। वहीं देखिए ऊर्जा सहयोग में आपको देखा जाए तो क्या है कि 2024, ठीक है, 2024 में दोनों देशों ने दीर्घकालिक बिजली व्यापार पर समझौता किया था। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा 2024 में, जिसके तहत नेपाल भारत को अगले 10 वर्षों तक, देखिए ये आपका स्टेटमेंट बनाकर ये आपको दिया जा सकता है, ये स्टेटमेंट बनाकर ये भी स्टेटमेंट बना के कि अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली जो है निर्यात करेगा, ठीक है। भारत जो है नेपाल जो है भारत को अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जो है बिजली निर्यात करेगा, ओके। कनेक्टिविटी का मतलब हो जाता है जैसे मोतिहारी हो गया, अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन है। तो ये भी याद रखिएगा, साउथ एशिया का सबसे पहला जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है उसको कौन सा बोला जाता है, मोतिहारी
अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन को, ठीक है। तो ये भी एक आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं। थर्ड में आपका है क्या है कि संबंध सुरक्षा और रक्षा, सिक्योरिटी और डिफेंस। देखिए गोरखा रेजिमेंट जो है आपका भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के नागरिक सेवा देते हैं। और एक हमारे साथ उनके साथ चलता है सूर्य किरण, ठीक है। सूर्य किरण दोनों देशों के बीच प्रति वर्ष आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो सैन्य अभ्यास भी है कौन सा, सूर्य किरण। तो ये किसके साथ होता है, नेपाल के साथ होता है। सुरक्षा की चिंताएं, खुली सीमा का दुरुपयोग अक्सर नकली मुद्रा के लिए, मानव तस्करी के लिए, आतंकवाद गतिविधियों के लिए ये किया जाता है। वहीं फोर्थ जो है इसका संबंध है जो रणनीतिक महत्व के बारे में बता रहा है कि बफर स्टेट नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर की तरह कार्य करता है जो भारत की उत्तरी सीमा सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। वहीं नेवर फर्स्ट आपका जो पॉलिसी भारत के द्वारा चला जाता है, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति जो है के तहत नेपाल एक प्राथमिकता वाला देश माना जाता है। तो ये सब आप इसके संबंध में बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एमसीक्यू हम अपना देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लिए, मुद्दा समझ लिए, न्यूज़ क्या था, क्यों हुआ, कारण क्या हुआ, विवाद क्या हुआ, फिर उसके बाद नेपाल और भारत के बीच संबंध क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। तो ये आप करंट से रिलेटेड आप एक शुरुआत से करंट तक रिलेट आपको कर दिया गया है और यही होता है पढ़ने का असली तरीका। ओके, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एमसीक्यू 1, भारत नेपाल सीमा विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि काला पानी विवाद का संबंध काली नदी के उद्गम से है, बिल्कुल। वहीं दूसरा बोला जा रहा है कि लिपुलेख दर्रा केवल भारत और नेपाल के बीच स्थित है, नहीं चीन के बीच स्थित है। नेपाल ट्रीटी ऑफ सुगौली के हवाला देकर अपना दावा क्या है करता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 3 जिसमें सही होगा वही सही उत्तर होगा। तो 1 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत नेपाल संबंधों के संदर्भ में सही है। पहला, भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है, बिल्कुल सही है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट जैसे सामरिक महत्व रखता है, बिल्कुल ये सही है। यानी 1 2 3 तीनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है क्या है कि देखिए, गवर्नमेंट ऑन मेजर डिप्लोमेटिक आउटरीच इन मई, ठीक है। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है उन्होंने भारत के राजदूतों और उच्चायुक्त जो हेड्स ऑफ मिशन होते हैं उनके सम्मेलन के बाद वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और प्रभाव को बढ़ाने के लिए अधिक सक्रिय कूटनीति पर जोर दिया है। तो ये हम लोग देखेंगे कि क्या है इसका असली वजह। तो देखिए, भारत इस महीने कई देशों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे, यात्रा करेगा, बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी करने जा रहा है। तो यही कारण है कि इसमें भारत की छवि और प्रभाव बढ़ाने के लिए अधिक सक्रिय कूटनीति पर जोर दिया गया है। अब देखिए कि हमारे लिए पहले तो इम्पोर्टेंट्स होता है कि हेड्स ऑफ जो मिशन होता है कॉन्फ्रेंस, वो क्या होता है, हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस। तो ये भारत की दुनिया भर में तैनात जो राजदूत हैं या उच्चायुक्त है उनका एक सम्मेलन होता है, उसी को बोला जाता है हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और इस सम्मेलन में भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। ट्रेड पर, टेक्नोलॉजी पर, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर, ये सब पर फोकस रहेगा। वहीं इंडियन डायस्पोरा से जुड़ाव बढ़ाने पर भी इस पर बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि डिप्लोमेटिक से अधिक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और पॉजिटिव मैसेजिंग की अपेक्षा की है प्रधानमंत्री ने इन सब से, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे क्या बोला जा रहा है कि भारत की प्रमुख जो कूटनीतिक गतिविधियां रहेगी इन सब में, तो क्या रहेगी जो चर्चा हुआ है। तो देखिए, पहला है कि आपका ए है कैरेबियन दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैरिकॉम, ठीक है, देशों का दौरा शुरू किया। कैरिकॉम मतलब होता है कैरेबियन कम्युनिटी, और मुख्य देश इसमें जो कैरेबियन में पड़ता है, जमाइका पड़ता है, सुरीनेम पड़ता है, ट्रिनिडाद पड़ता है और टोबैगो पड़ता है। तो ये सब मुख्य देश माने जाते हैं। अब इसका महत्व क्या रखता है, तो देखिए महत्व ये है कि ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी
को कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देगा और ऊर्जा, व्यापार और डायस्पोरा इंगेजमेंट में इन देशों का माना जाता है, कैरिबियन कम्युनिटी का। ओके। और दूसरा जो है कि भारत और वियतनाम का संबंध। तो देखिए, वियतनाम के राष्ट्रपति जो है टो लाम, ठीक है, टो लाम, ये भारत की यात्रा की भारत का यात्रा है। मुख्य मुद्दे जो रहेंगे, डिफेंस कोऑपरेशन पे बात होगा, ट्रेड रिलेशंस पे बात होगा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे बात होगा। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा माना जाता है। कौन? आपका वियतनाम। ओके। और अगला है कि आपका क्या है कि ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स का बैठक। तो ब्रिक्स सदस्य जो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ये सदस्य देश हैं और ब्रिक्स की बैठकें होंगी। और इसमें ब्रिक्स का महत्व जो रहेगा कि ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन, कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व का इंडिया बनने का कोशिश करेगा, ठीक है। मल्टीलेटरल रिफॉर्म किया जाएगा, अल्टरनेटिव इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑर्डर पे बातचीत होगा। तो ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन का भी बात होगा, जिसमें इंडिया चाहेगा कि ये अपना लीडरशिप ले सके, ठीक है। अब वही है कि आगे क्या बोला जा रहा है आपका क्वाड। देखिए, क्वाड जो है, क्वाड सदस्य जो है भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश जो है मिलकर क्वाड की स्थापना करते हैं। और ये इनका मुख्य जो फोकस है इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पे, मैरीटाइम कोऑपरेशन पर, सप्लाई चेन एंड टेक्नोलॉजी पर इनका मुख्य फोकस है। वहीं इंडियन ओशियन डायलॉग, ठीक है, इंडियन ओशियन डायलॉग की बात होता है तो यह इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन यानी IORA, ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, से जुड़ा मंच है। और महत्व इसका ये है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बात करता है, एनर्जी सिक्योरिटी पे बात करता है, हॉर्मोज स्ट्रेट क्राइसिस पे बात करता है, इंडियन ओशियन जियो पॉलिटिक्स पे बात ये करता है, ठीक है। तो ये इसके लिए ये महत्व रखता है। कौन? आपका इंडियन ओशियन डायलॉग का, ठीक है। अब हम लोग इसमें पहले तो पढ़ते हैं कि भारत का जो विदेश नीति का प्रमुख आयाम कौन कौन है। जो भारत द्वारा विदेशी जो नीति अपनाया जाएगा, फॉरेन जो पॉलिसी अपनाया जाएगा ना, उसका क्या क्या आयाम है, ठीक है। तो पहला जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। भारत पड़ोसी देशों में अनुभवी डिप्लोमेट्स भेज रहा है, जैसे दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश भेजना, ठीक है। दूसरा जो किया जा रहा है, आयाम अपनाया जा रहा है, तो ग्लोबल साउथ लीडरशिप। अफ्रीका, कैरिबियन देश, एशिया में भारत अपनी नेतृत्व भूमिका बढ़ा रहा है, ठीक है। और वहीं थर्ड जो आयाम अपनाया जा रहा है कि मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाया जा रहा है। भारत एक साथ ब्रिक्स में रूस, चीन के साथ, ठीक है, क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ। यह भारत की जो है ना कहीं रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है ये, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, वो हम लोग समझ गए कि न्यूज़ क्या था और क्या अपनाया जा रहा है और क्या किया जाएगा, ठीक है, क्या आयाम है। अब हम लोग समझते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते क्या है। तो देखिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की विदेश नीति है जिसका उद्देश्य दक्षिणी पूर्व एशिया, ठीक है, यानी साउथ ईस्ट एशिया जो है, पूर्वी एशिया के देशों के साथ आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध मजबूत करना ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहलाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। और यह नीति जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे उनके द्वारा 2014 में ही शुरू करवाया गया था, ठीक है। यह पहले की जो लुक ईस्ट पॉलिसी का उन्नत रूप, पहले ये चला आ रहा था पहले से भी, उसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। और मोदी जी क्या कहें, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये नाम चेंज करके इसको फिर चलवाएं 2014 से। लुक ईस्ट पॉलिसी वर्सेस एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या। देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी का जो शुरुआत हुआ था 1991 में हुआ था, शुरू किए थे PV नरसिम्हा राव द्वारा। और इनका उद्देश्य था आर्थिक सहयोग, व्यापारिक संबंध, ठीक है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, इसको बढ़ावा देना था। वहीं शुरुआत जो है आपका व्यापारिक संबंध ये सब पर उद्देश्य था, आपको बढ़ावा देना था। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आपको 2014 से शुरुआत किया गया। उद्देश्य इसका क्या रहा, ट्रेड, ठीक है, कनेक्टिविटी, डिफेंस, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की इसमें बात होती है। अर्थात अब भारत सिर्फ देख नहीं रहा है बल्कि सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। ये ही चेंज किया, अंतर यही है, ठीक है। नेक्स्ट
आप लोग को आगे देखिए क्या बोल रहा है कि किन देशों पर ये फोकस करता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो मुख्य क्षेत्र जो रहता है ना, आसियान देश। आसियान में 10 देश हैं, जैसे वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है। आपका ये सब जो है ये आपका एशियन कंट्री है। वहीं जो दूसरा है पूर्वी एशिया पे, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब पर भी ध्यान देता है, यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी इतने देशों पर ये ध्यान देता है। आगे क्या बोल रहा है हमारा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए पहले जानते हैं कि क्या उद्देश्य है। तो पहला है कि आर्थिक सहयोग बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना, सप्लाई चेन पार्टनरशिप बनाना, ठीक है, तो ये उद्देश्य है। और दूसरा है कनेक्टिविटी बढ़ाना, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बनाया जा रहा है। उसके बाद कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इनसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को लगभग लाभ मिलता है, ठीक है। वहीं थर्ड है आपका कि सामरिक, ठीक है, सामरिक और रक्षा सहयोग। तो इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है आपका किया जा रहा है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो जाएगा, डिफेंस पार्टनरशिप आपका करवाया जाएगा। उदाहरण के लिए भारत और वियतनाम रक्षा सहयोग, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है आपका सामरिक और रक्षा सहयोग, ठीक है। अब देखिए आपका कि चीन को रणनीतिक संतुलन, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये चीन का रणनीतिक संतुलन के लिए भी महत्व रखता है। अब देखिए भारत के लिए क्या महत्व है। तो भारत के लिए महत्व जो है उत्तर पूर्व भारत भारत का विकास होगा, इससे पूर्वोत्तर राज्य को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ना है, ठीक है। व्यापारिक अवसर मिलेगा, नए बाजार और नए निवेश का अवसर मिलेगा, समुद्री सुरक्षा भी मिलेगा। हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका मजबूत होती है। अब इसमें चुनौतियां भी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, क्या है तो देखिए चुनौतियां ये है आपका कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में देरी होगी, म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता रहता है, चीन का बढ़ता प्रभाव है, सीमित व्यापारिक इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी पढ़ लिए तो क्वाड पढ़ते हैं थोड़ा। तो क्वाड के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए क्वाड जो है, क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ओके। देखिए 4 लोकतांत्रिक देशों का एक रणनीतिक समूह है। जो 4 लोकतांत्रिक देश हैं उनके एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप है। और इसमें कौन कौन सदस्य हैं, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश मिलकर क्वाड का बनाए हैं। शुरुआत कब हुआ था, तो क्वाड की शुरुआत 2007 में हुआ था। इसके पीछे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। और बाद में कुछ समय के लिए यह धीमा पड़ा, फिर 2017 में इसे फिर से सक्रिय किया गया था, ठीक है। अब क्वाड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए मुख्य उद्देश्य में आपका आ जाता है आपका पहला कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए। दूसरा है मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, जैसे फ्रीडम नेविगेशन हो गया और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। थर्ड है सप्लाई चेन रेजिलेंस के लिए, क्या है रेजिलियंस के लिए, वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, एआई हो गया, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना है। साइबर सिक्योरिटी हो गया, 5G 6G कॉपरेशन हो गया। फिर फिफ्थ है डिजास्टर रिलीफ एंड हेल्थ सिक्योरिटी के लिए, तो महामारी, प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य सहयोग, ये सब आता है आपका, ठीक है, उद्देश्य। अब क्वाड इतना महत्वपूर्ण है क्यों, तो देखिए क्वाड महत्वपूर्ण ये है कि भारत के लिए क्यों महत्व है। तो चाइना का रणनीतिक संतुलन के लिए है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने के लिए क्वाड हमारे लिए जरूरी है। और वहीं समुद्री सुरक्षा के लिए, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत होगी इससे। वहीं तकनीक सहयोग के लिए, तो एडवांस टेक्नोलॉजी में सहयोग मिलेगा। आपका डी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए, ठीक है, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन लोगों के साथ रक्षा और रणनीतिक संबंध मजबूत होता है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि क्वाड से जुड़े महत्वपूर्ण जो है आपका अभ्यास, क्या है मालाबार एक्सरसाइज। यह एक नौसैनिक अभ्यास है जिसमें क्वाड देश भाग ले सकता है।
महत्व इसका क्या है, तो नेवल इंटर ऑपरेबिलिटी जो है होता है, मैरीटाइम कोऑपरेशन होगा, डिफेंस कोऑर्डिनेशन होगा। तो ये महत्व रखता है आपका मलबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज याद रखिएगा, क्वाड का ही एक अभ्यास है, ठीक है, सैन्य अभ्यास होता है। अब है नेक्स्ट जो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। क्या है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, क्या है? तो देखिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है हिंद महासागर जो क्षेत्र है के देशों का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जो हिंद महासागर क्षेत्र में जो देश हैं उनका एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग और सामरिक और समुद्री सहयोग को क्या करना है, बढ़ाना है। स्थापना कब हुआ था रिम एसोसिएशन का, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का? तो 1979 में। कब हुआ था? 1979 में। ये शुरुआत मॉरिशस में हुई थी और मुख्यालय इसका एबेने में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये वर्ड। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि सदस्य देश इसका कौन सा है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का? तो में हिंद महासागर के तटीय देशों की सदस्यता है। कुछ प्रमुख सदस्य जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यूएई हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो ये सदस्य देश है। अब काला सदस्य देशों की संख्या समाज के साथ बदल सकती है, ठीक है। जो कल सदस्य देशों की संख्या समय के साथ बदल सकती है, तो इसलिए एग्जाम से पहले अपडेट देखना चाहिए। तो आपको मैं इसलिए लगाया हूँ कि हो सकता है कि आप लोग बोलिएगा कि सर ये नहीं है, कोई और भी है, तो हो सकता है बदल सकता है। तो ये आप देखते रहिएगा, ठीक है। और ऐसे भी आप हमारे साथ हिंदू कर रहे हैं तो आपको मिलता ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के उद्देश्य क्या है? तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा और समुद्री मार्गों की रक्षा करना। ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना। थर्ड है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, व्यापार और निवेश बढ़ाना। फोर्थ है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना। और फिफ्थ है फिशरीज कॉपरेशन करना, यानी मत्स्य संसाधनों का प्रबंधन करना, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है। अब भारत के लिए क्या महत्व रखता है? तो देखिए हिंद महासागर में रणनीतिक भूमिका है, ठीक है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी लीडरशिप को मजबूत करता है। वहीं बी बोला जा रहा है कि भारत के अधिकतर तेल व्यापार रूट्स जो है हिंद महासागर से गुजरता है। वहीं सी बोला जा रहा है कि चीन का संतुलन, ठीक है, चाइना की बढ़ती मैरीटाइम प्रेजेंस को स्ट्रैटेजिक बैलेंस देने में मदद करेगा। वहीं अगला है सागर विजन, यह भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति से जुड़ा हुआ है, IOAR, ठीक है, IORA। अब इसका MCQ करते हैं। देखिए MCQ क्या बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इंडियन ओशियन रिम्स आपका एसोसिएशन एक सैन्य गठबंधन है, बिल्कुल गलत है। इसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, बिल्कुल बिल्कुल। भारत IORA का सदस्य है, बिल्कुल। तो 2 और 3 किसमें? तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि क्वाड एक औपचारिक सैन्य गठबंधन है, बिल्कुल। दूसरा बोला जा रहा है कि क्वाड एक मुख्य फोकस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये और यूनाइटेड स्टेट क्वाड का सदस्य है। तो ये सैन्य गठबंधन नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह नीति 1991 में शुरू हुई थी, बिल्कुल। दूसरा जो है कि लुक ईस्ट बोला जाता था, इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, बिल्कुल। यह पहले लुक ईस्ट पॉलिसी का उन्नत रूप था, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है कि निम्न में कौन से देश एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में प्रमुख रणनीतिक साझेदार हैं? तो बताइए, वियतनाम भी है, जापान भी है, म्यांमार भी है। तो ये तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट न्यूज। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट न्यूज में? तो देखिए बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट इशूज गाइडलाइंस, ठीक है,
क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट इश्यूज गाइडलाइंस ऑन चाइल्डहुड डायबिटीज केयर। क्या गाइडलाइन जारी किया है? तो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पहली बार बच्चों के में डायबिटीज के स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसका नाम क्या है? तो ये याद रखिएगा, गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन डायबिटीज मेलिटस इन चिल्ड्रेन। तो ये नाम याद रखिएगा, नाम क्या है? गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन डायबिटीज मेलिटस इन चिल्ड्रेन। और ये भी इसका नाम के बाद ये याद रखिएगा, ये 0 से 18 वर्ष के तक के बच्चों के लिए ये लागू होगा। ठीक है, तो एज भी याद रखना, 0 से 18 वर्ष। और इसका जो फुल फॉर्म है, सॉरी, इसका जो नाम है, गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन डायबिटीज मेलिटिस इन चिल्ड्रन। तो ये भी आप याद रखिएगा। खबर क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, भारत ने पहली बार चाइल्डहुड डायबिटीज केयर को पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इंटीग्रेट किया गया है, यानी शामिल किया है। इससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ है जिन्होंने बच्चों के डायबिटीज मैनेजमेंट की सरकारी सुव्यवस्था आपका स्वास्थ्य व्यवस्था का हिस्सा बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि आपका जो इसमें क्या इसकी नीति हम लोग देखते हैं कि इस नीति का मुख्य बातें क्या क्या है। तो देखिए, जो है पहला, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होगा। जन्म से 18 वर्ष तक सभी बच्चों की स्क्रीनिंग होगी। कम्युनिटी और स्कूल बेस्ड प्लेटफॉर्म के जरिए अर्ली डिटेक्शन किया जाएगा। वहीं भी बोला जा रहा है कि फ्री ट्रीटमेंट पैकेज होगा। जैसे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त सुविधाएं होंगी, जैसे ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग होगा, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी होगा, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स होंगे, रेगुलर फॉलो अप केयर होंगे। तो ये सारे चीज़ होंगे, और इससे क्या होगा कि जो परिवारों पर आर्थिक बोझ क्या पड़ता था ज़्यादा, तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो है आपका क्या होगा, देखिए कि इंटीग्रेटेड केयर सिस्टम होगा। रोग पहचान से लेकर इलाज तक रेफरल सिस्टम को अपनाया जाएगा। कम्युनिटी स्क्रीनिंग होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज। इससे कंटिन्यूटी ऑफ केयर सुनिश्चित होंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको फ्रेमवर्क एक लाया गया था 4TS। ठीक है, तो 4TS क्या है? तो 4TS देखिए, तो पहला है बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ की या अर्ली पहचान के लिए 4TS मॉडल है। तो देखिए, पहला, टॉयलेट बार बार पेशाब आना। दूसरा, थ्रस्टी अत्यधिक प्यास लगना। थर्ड, आपका टायर्ड मतलब थकान महसूस होना। और फोर्थ जो होता है थिनर, यानी वजन का कम होना। यह पेरेंट्स, टीचर और केयर गिवर्स को शुरुआती संकेत पहचानने में मदद करेगा 4TS। ठीक है, फ्रेमवर्क। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप लोग चलिएगा कि कोई क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अब है भारत के लिए क्या महत्व है। तो भारत के लिए देखिए महत्व क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। पहला है कि चाइल्ड हेल्थ जो है इम्प्रूवमेंट होगा, यानी अर्ली डायग्नोसिस से मॉर्टेलिटी कम होगी। वहीं दूसरा बोला जाए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल होंगे। ठीक है, बच्चों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है बर्डन कम करने में मदद मिलेगी। वहीं थर्ड बोला जा रहा है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी होगा, फ्री इंसुलिन होगा, टेस्टिंग होगा। उनसे गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। ठीक है, फोर्थ बोला जा रहा है, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग होगा। ठीक है, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग होगा, जैसे मजबूत मिलेगा। प्राइमरी हेल्थ केयर से टेरिटरी केयर तक मजबूत लिंकेज बनेगा। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं, इतना कुछ जानने के बाद हम लोग डायबिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज कहते क्या है, क्या होता है, यानी मधुमेह, ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए, डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें शरीर ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज को सही तरीक़ा से नियंत्रित नहीं कर पाता है। यह तब होता है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है, या शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज बनाता है। तो ये भी जान लीजिएगा कि इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज बनाता है, यानी अग्नाशय बनाता है, और ब्लड शुगर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब डायबिटीज़ के प्रकार, तो देखिए डायबिटीज़ के 3 प्रकार होते हैं। पहला, टाइप 1 डायबिटीज़, जो इसमें शरीर में इंसुलिन बनाना लगभग बंद कर देता है। ठीक है, अधिकतर बच्चों या युवाओं में ये पाया जाता है। इसमें लाइफ लॉन्ग इंसुलिन
थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। वहीं दूसरा बोला जा रहा है टाइप 2 डायबिटीज़ में कि यह सबसे सामान्य प्रकार है। शरीर इंसुलिन का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाता है। अक्सर ओबेसिटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, फिजिकल इनएक्टिविटी से जुड़ा होता है, इसके कारण भी ये होता है। थर्ड जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान होने वाला डायबिटीज़ माँ और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य को क्या है प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप लोग को पढ़ना है। अब प्रमुख लक्षण क्या है डायबिटीज़ का, तो देखिए बार बार पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना, बार बार भूख लगना, थकान होना, वजन कम होना, घाव देर से भरना, ठीक है, तो ये सब लक्षण है। और बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए 40S फ्रेमवर्क जो मैं पहले भी बता दिया है। टॉयलेट बार बार पेशाब आना, थ्रस्टी अधिक प्यास लगना, टाइट में थकान होना, थिनर होना, वजन कम होना, ये 40S का मतलब। अब यहाँ कारण और रिस्क फैक्टर क्या है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ में मोटापा यानी ओबेसिटी, शारीरिक गतिविधि की कमी, अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, आनुवांशिक कारण हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। अब जटिलताएं क्या है, कॉम्प्लिकेशंस, तो देखिए अगर डायबिटीज कंट्रोल ना हो तो हृदय रोग, किडनी डैमेज, आंखों की समस्या, नर्व डैमेज, ब्लड वेसल्स डैमेज, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। भारत में महत्व, तो भारत में महत्व यह है कि इंडिया को कई बार डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है, वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल। क्यों? क्योंकि यहाँ डायबिटीज के केसेस जो है तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है। और यह भारत में एनसीडी बर्डन जो है वाला सबसे प्रमुख कारण है, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बर्डन वाला, बोझ वाला, ठीक है। इसके लिए कुछ सरकारी पहलें भी चलाई गई हैं, जैसे आपका देखिए NPCDC यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, ये चलाए। इसका उद्देश्य स्क्रीनिंग करना, अर्ली डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना, ठीक है। वहीं दूसरा जो चलाया गया आयुष्मान भारत, ठीक है, ये आयुष्मान भारत के तहत प्राइमरी हेल्थ के सेंटर्स जो है उनमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग करवाना। थर्ड आपका चाइल्डहुड जो डायबिटीज़ है वो फ्रेमवर्क जो हालिया पहल है, ठीक है, बच्चों में डायबिटीज़ स्क्रीनिंग और फ्री इंसुलिन सपोर्ट ये करता है। अब इसका हम लोग MCQ करते हैं। देखिए MCQ क्या बोला जा रहा है कि आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोला जा रहा है कि टाइप 1 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर सकता है, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज केवल बच्चों में होता है, ठीक है। और वहीं बोला जा रहा है कि टाइप डायबिटीज अनकंट्रोल होने पर नर्व और ब्लड वेसल्स जो होता है प्रभावित हो सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा हमारा गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट न्यूज़ जो है आपके सामने, मिशन दृष्टि वर्ल्ड्स फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्टो सार सैटेलाइट लॉन्च। क्या है, भारत में बेंगलुरु आधारित स्पेस स्टार्टअप ग्लैक्स आई ने दुनिया का पहला, ये याद रखिएगा, बेंगलुरु आधारित एक स्पेस स्टार्टअप ग्लैक्स आई ने दुनिया का पहला ऑप्टो सार सैटेलाइट मिशन दृष्टि का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और यह लॉन्च स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से किया गया है, से आपका वंदनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया है। तो ये लाइन आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत ने बेंगलुरु आधारित स्पेस स्टार्टअप ग्लैक्स आई ने दुनिया का, भारत के जो बेंगलुरु आधारित स्पेस स्टार्टअप ग्लैक्स आई है, दुनिया का पहला ऑप्टो सार सैटेलाइट मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और ये लॉन्च आपका स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से आपका वदेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया है। और यह भारत का सबसे बड़ा प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट माना जाएगा, यानी ये सरकारी नहीं प्राइवेट है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब समझिए कि मिशन दृष्टि है क्या, जो ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। मिशन दृष्टि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो याद रखिएगा मिशन दृष्टि का क्या है, तो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब पृथ्वी का निगरानी उपग्रह है। और मुख्य विशेषता है कि वजन इसका 190 किलो, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये माना जाता है, दुनिया का पहला ऑपरेशनल ऑप्टोसार, ठीक है,
सैटेलाइट ये माना जाएगा। ठीक है। ऑप्टोसार टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो देखिए क्या है, ये दो टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। जो ऑप्टोसार जो टेक्नोलॉजी होता है, दो टेक्नोलॉजी का, पहला एक ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल। यह ऑप्टिकल कैमरा की तरह इमेज कैप्चर करते रहता है। ठीक है। और फ़ायदा इससे क्या होता है कि हाई रेजोल्यूशन इमेज दिखाई पड़ता है, सरफेस डिटेल क्लियरली आपको दिखाई देता है। सीमा, ठीक है, बादल, धुंध, रात में आपका लिमिटेशन, ये सब होती है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसके फ़ायदे भी है और इसके सीमा भी है, बादल, धुंध और रात में लिमिटेशन इसका हो सकती है। और दूसरा बोला जा रहा है कि सिंथेटिक अपर्चर रडार इसमें लागू होता है। इसका उपयोग करके क्या है, इमेजिंग करता है। फ़ायदे क्या हैं, तो डे एंड नाइट इमेजिंग अच्छे आएंगे, क्लाउड पेंट्रेशन होगा, ऑल वेदर मॉनिटरिंग इससे किया जा सकता है मिशन दृष्टि से। ठीक है। ऑप्टोसार क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए ईओ प्लस एसआर सेंसर को सैटेलाइट में कंबाइन किया गया है। इससे हर मौसम में इमेजिंग होता है, आपका दिन और रात दोनों में आपका क्या ऑब्जर्वेशन होता है, अधिक एक्यूरेट डाटा कलेक्शन होता है, बेहतर सर्विलांस और डिजास्टर मॉनिटरिंग किया जाता है। ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, देखिए उपयोग जो है कि एग्रीकल्चर में फसल मॉनिटरिंग के लिए, सॉइल मॉइस्चराइजर एनालिसिस के लिए। दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जब बाढ़ आ जाए, साइक्लोन आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए। ठीक है। थर्ड है आपका डिफेंस एंड बॉर्डर सर्विलांस के लिए भी, सीमा निगरानी, स्ट्रैटेजिक रिकॉनाइसेंस। ठीक है। फोर्थ आपका अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग करने के लिए। 5 है क्लाइमेट मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंटल चेंजेस जो ट्रैकिंग किया जा सकता है ऑप्टोसार से। ठीक है। भारत के लिए क्या महत्व है, तो देखिए भारत के लिए ये महत्व है कि प्राइवेट स्पेस सेक्टर ग्रोथ कर रही है, या भारत के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम की बढ़ती क्षमता को दिखाता है। भारत में स्पेस रिफॉर्म के बाद स्टार्टअप तेजी से उभर रहे हैं। बी आपका आत्मनिर्भर भारत इन स्पेस। ठीक है। भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस बढ़ रहा है। थर्ड बोल रहा है कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, जैसे सर्विलांसेस कैपेबिलिटीज़ को ये मजबूती प्रदान करेगी। ठीक है। अब इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। देखिए एमसीक्यू बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन बोला जा रहा है कि मिशन दृष्टि भारत का प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, बिल्कुल सही है। दूसरा बोला जा रहा है कि सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है बादलों और अंधेरों में भी इमेजिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। थर्ड बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर हर मौसम में इक्वली इफेक्टिव होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक और दो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है न्यूज़ क्या है कि अंडमान सेट्स टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 2 डेज। क्या है न्यूज़, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है लगातार 2 दिनों में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ये उपलब्धि स्वराज द्वीप, जिसका पहले नाम हेवलॉक द्वीप था, में हासिल किया गया है। तो बने हुए पहले 2 रिकॉर्ड कौन कौन है ये देख लेते हैं। देखिए तो बने हुए पहले 2 रिकॉर्ड क्या है, देखिए पहला है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर नेशनल फ्लैग कहाँ हुआ है, आपका अंडमान निकोबार में। ठीक है, यानी स्वराज द्वीप पे, समुद्र के भीतर लगभग आपका 60 इंटू 40 मीटर का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है अंडर वाटर में। ठीक है, तो ये याद रखिए समुद्र के भीतर। वहीं दूसरा है क्या किया गया है कि टॉलेस्ट ह्यूमन स्टैक अंडर वाटर किया गया है। 14 प्रतिभागी भागियों ने अंडर वाटर ह्यूमन स्टैक बनाया। ठीक है, कुल लंबाई 22.3 मीटर रही, सोच लीजिए कितना बड़ा होगा। प्रतिभागी प्रतिभागी लगभग 3 मिनट तक पानी के भीतर रहे, सोचिए क्या कैपेसिटी है इन लोगों के पास। इसमें पूर्व नौसेना प्रमुख और वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर डीके जोशी भी शामिल थे। ठीक है। अब ये है कि ये खबर इतना महत्वपूर्ण क्या है, देखिए इन उपलब्धियों का उद्देश्य ये है कि अंडमान निकोबार जो है आइलैंड को एक ग्लोबल डाइविंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, भारत का आइलैंड ब्रांडिंग मजबूती होगी, मैरिन सपोर्ट होगा, एडवेंचर टूरिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा। अंडमान निकोबार आइलैंड का महत्व क्या है, यह एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सी में
स्थित है। रणनीतिक महत्व तो मलक्का स्ट्रेट के निकट स्थित है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस को दिखलाता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवल ऑपरेशन के लिए ये महत्वपूर्ण है अंडमान निकोबार। अब स्वराज द्वीप क्या है, तो देखिए स्वराज द्वीप जो है आपका, पहले इसका हैवलॉक द्वीप नाम था, नया नाम स्वराज द्वीप यानी 2018 में ये परिवर्तन हुआ है। ठीक है, यह आइलैंड स्कूबा, ठीक है, डाइविंग, जो स्कूबा डाइविंग हो गया, आइलैंड स्कूबा डाइविंग, कोरल रीफ्स, ठीक है, इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। अब इसका इम्पोर्टेंस इतना क्यों है, देखिए पर्यटन विकास इससे होगा तो अंडमान निकोबार आइलैंड भारत के आइलैंड टूरिज्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्य अट्रैक्शन जो है कोरल रीफ्स हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया, मैरिन बायोडाइवर्सिटी हो गया, बीचेज हो गया, या इको टूरिज्म और एडवेंचर्स टूरिज्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरा है ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, अंडमान निकोबार जो है भारत की ब्लू इकोनॉमी स्ट्रैटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ब्लू इकोनॉमी में शामिल होता है मैरिन टूरिज्म, फिशरीज होता है, ओशियन रिसोर्सेज होते हैं, कोस्टल इकोनॉमी होता है, तो ये सब शामिल होते हैं। थर्ड है आपका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो यह द्वीप जो है मलक्का स्ट्रेट के पास स्थित है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भारत का के लिए एक महत्वपूर्ण है, और आपका नेवल प्रेजेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी ये अहम माना जाता है। फोर्थ, इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस भी है। यह क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में गिनती आता है, और मुख्य इकोसिस्टम आपका कोरल रीफ हो गया, मैंग्रोव्स हो गया, सी ग्रासेस इकोसिस्टम हो गया, तो ये इसके लिए जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी ये आवश्यक है। अब देखिए चुनौतियाँ क्या है, तो क्लाइमेट चेंज, कोरल ब्लीचिंग होता है, ओवर टूरिज्म हो जाएगा, कोस्टल इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हो सकता है। अब इसका समाधान ये बता सकते हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट कीजिए, मैरिन इकोसिस्टम कंजर्वेशन कीजिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका एमसीक्यू, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि स्वराज द्वीप का पूरा नाम हैवलॉक आइलैंड था, बिल्कुल। दूसरा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मलक्का स्ट्रेट के रणनीतिक क्षेत्र के निकट स्थित है, बिल्कुल। और यह भारत का राज्य है, तो ये भारत का ही राज्य है, बिल्कुल। तो तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो है हमारा कल का ये मुद्दा है, ठीक है। देखिए मुझे कल का मुद्दा आज पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट विल हियर प्ली अगेंस्ट वर्डिक्ट ऑन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑन मई 13। टेट के बारे में बोला जा रहा है। देखिए हाल ही में क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन रिव्यू पिटिशन की ओपन कोर्ट हेयरिंग तय की है जो सितंबर 2025 के उस फैसले के खिलाफ दी गई थी जिसमें नॉन माइनॉरिटी स्कूल जो है, माइनॉरिटी स्कूल जो है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले इन सर्विस टीचर्स, ठीक है, मतलब जो पहले से टीचर हैं, सेवा में जो हैं, उनके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2 वर्ष के भीतर पास करना अनिवार्य किया गया था। अदालत ने कहा था कि ऐसा न करने पर उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट का सामना करना पड़ सकता है। यह मामला देश भर के लगभग 25 लाख शिक्षकों के रोजगार और शिक्षा व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मामला क्या है, तो मामला ये है ना, देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में कहा था कि जो शिक्षक पहले से सेवा में है ना, वो और जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहा है, उन्हें टीईटी क्वालिफाई करना ही होगा। यदि शिक्षक निर्धारित समय सीमा से टीईटी पास नहीं करते हैं तो सेवा पर असर पड़ सकता है। हालांकि अदालत ने ऐसे शिक्षकों की छूट दी थी जिनके रिटायरमेंट में 5 वर्ष से कम समय बचा है, ठीक है। अब है अदालत ने ऐसा क्यों कहा। देखिए अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 यानी आरटीई एक्ट 2009 गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर की आवश्यकता पर जोर देता है, आरटीई एक्ट 2009। अब राज्यों की जो चिंता है, आपके कुछ राज्य जो है आपके जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु ने रिव्यू पिटीशन दायर की है। तमिलनाडु ने कहा है कि इससे लगभग 4 लाख शिक्षक प्रभावित होते हैं। अगर निर्णय तुरंत लागू हुआ तो क्लासरूम विदाउट टीचर्स जैसी स्थिति बन सकती है।
और यह मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नेंस इशू से जुड़ा हुआ है। पहला है क्वालिटी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना वर्सेस आपको शिक्षकों के लाइवलीहुड की रक्षा करना, ठीक है। बी जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा अपने ही फैसले को रिव्यू जुरिस्डिक्शन का उपयोग करना। थर्ड है कि फेडरल इश्यूज भी होते हैं, केंद्र की शिक्षा नीति और राज्यों के इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस को ये दर्शाता है। और अब आते हैं कि टेट होता क्या है, तो टेट एक मिनिमम क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है जिसे पास करना प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी स्तर पर शिक्षक बनने के लिए जरूरी माना जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के पास आवश्यक टीचिंग एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज और पेडियोजो पेडागो पेडाजो पेडागोजिकल जो है आपका जिकल स्किल जो है ये है या नहीं है। कानूनी आधार, टेट की अवधारणा मुख्य रूप से राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एक्ट RTE एक्ट 2009 से जुड़ी हुई है। टीचर क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स निर्धारित करने का कार्य कौन करता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE करती है, ठीक है। अब टेट के प्रकार, तो पेपर 1 लेता है जो उन उम्मीदवारों के लिए है जो क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं। पेपर 2 उन उम्मीदवारों के लिए होता है जो क्लास 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं। जो दोनों स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं वो दोनों पेपर दे सकते हैं, ऐसा ये होता है। कौन आयोजित करता है, तो भारत में टेट अलग अलग स्तरों पर आयोजित होता है। आपका सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करता है, सीटेट करता है, आयोजित करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE करता है। स्टेट लेवल पर राज्य सरकारें अपना स्टेट टेट आयोजित करता है, उदाहरण के लिए UP टेट हो गया, TNTA टेट हो गया, RIT हो गया। तो ये सब अलग अलग स्तरों पर अलग अलग होता है। टेट का महत्व क्या होता है, तो क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षण गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलती है। RTE जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, RTE एक्ट के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में सहायक होता है। थर्ड आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, बेहतर ट्रेंड शिक्षक मिलेगा तो बेहतर लर्निंग आउटकम्स आएंगी, ओके। अब इसका MCQ देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोला जा रहा है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है यानी टेट जो है शिक्षकों की एलिजिबिलिटी निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है, बिल्कुल। और टेट स्टैंडर्ड तय करने में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE का भूमिका, बिल्कुल। टेट केवल हायर एजुकेशन टीचर्स के लिए होता है, नहीं ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। देखिए नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट जो है जो कल का था ये कि प्रसून जोशी अपॉइंटेड प्रसार भारती चेयरमैन। तो चेयरमैन जो प्रसार भारती का बने हैं प्रसून जोशी। हाल ही में प्रसिद्ध गीतकार, लेखक, कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष यानी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर और मीडिया गवर्नेंस के संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग पहले जानते हैं कि प्रसार भारती है क्या। देखिए प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत 23 नवंबर 1997 को स्थापित किया गया था। प्रसार भारती को, प्रसार भारती भारत की पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है और इसके अंतर्गत जो आते हैं ऑल इंडिया रेडियो AIR यानी आकाशवाणी, ठीक है, और दूरदर्शन आता है, ठीक है। इसका उद्देश्य जनता का तक निष्पक्ष, विश्वसनीय और सार्वजनिक हित की जानकारी पहुंचाना होता है। कानूनी आधार इसको, तो प्रसार भारती की स्थापना प्रसार भारती एक्ट 1990 के तहत हुई, हालांकि ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन 1997 में हुआ था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1997 में 90 के अधिनियम से 23 नवंबर 1997। प्रसून जोशी कौन है, तो देख लीजिए। प्रसून जोशी एक प्रसिद्ध लिरिस्ट है, ठीक है, राइटर है, एडवर्टाइजिंग और प्रोफेशनल है। मुख्य तत्व लंबे समय से मीडिया, लिटरेचर और एडवर्टाइजिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि प्रसार भारती का नया चेयरमैन प्रसून जोशी को बनाया गया है। और इसका MCQ देख लेते हैं, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि प्रसार भारती एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल ये एक्ट के द्वारा बना है। दूसरा है आपका इसके अंतर्गत ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन आते हैं, बल्कि इसकी स्थापना संविधान के तहत हुई, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।
तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। बहुत लोगों को नहीं पहुंच पाता है तो प्लीज़ उन लोगों तक आप पहुंचाइए। और हमारा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर कर, तो प्लीज़ यार जो भी नया लर्नर देखते हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है? आपसे रिक्वेस्ट है। और 4 फाउंडेशन कोर्सों में आप अपना ये गिफ्ट पाइए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।